जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेज पढ़सा सारण। आज हम लोग जो आज का एग्जाम हुआ है बिहार फॉरेस्टर का, उसका जो है पूरे 100 प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। जो दोस्त भी बिहार फॉरेस्टर का एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त बिहार फॉरेस्टर का एग्जाम देकर आए हैं वो अपना आंसर पता कर सके और अपना मार्क्स जान सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है मुंबई, लेकिन दूसरा यहाँ पे पूछा गया है तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, क्या होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों, भारत के संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। ठीक है, याद रखिए पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन मौलिक अधिकार के श्रेणी से इसे हटाया जा चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में और असहयोग 1920 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरमियान किया गया है। तो जोगिंदर सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, यदि आपको पूरी तरह से प्रश्न दिखाई नहीं दे तो मैं उसे पढ़कर बता दे रहा हूँ और आप लोग उसे समझकर या सुनकर आंसर अपना जान सकते हैं। ठीक, यदि पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं दिखे तो मैं उसे पूरी तरह से पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज से है। दोस्तों, बाल श्रम मुक्त समाज से संबंध किसका है। तो इसका सही आंसर होगा पेंसिल पोर्टल। किससे, तो पेंसिल का संबंध जो है बाल श्रम मुक्त से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगला प्रश्न पूछा गया था महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सारनाथ। और श्रावस्ती में सबसे अधिक जो है अपने प्रवचन, सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और प्रथम जो है उपदेश सारनाथ में दिए थे जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2020 में रोजर पेंसोरन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसके लिए, तो भौतिक के क्षेत्र में रोजर पेंसोर को जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, जो ठीक याद रखिएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैथिली। ठीक है, भारत के संविधान में कितने 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है जिसमें बिहार की एक भाषा है कौन सी, मैथिली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि मई 2020 में कौन सा शहर जहरीला गैस के रिसाव का सामना किया। तो मई 2020 में भारत का कौन सा शहर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्या होगा, विशाखापट्टनम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पर स्थित है। दोस्तों, कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका में कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, अटल पेंशन योजना जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। ठीक है, किसके लिए, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए जो है अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जैसे कि ठेले पर जो भी सब्जी बेचते हैं या पकौड़ा तलते हैं उनके लिए जो है यह प्रारंभ किया गया है। ठीक,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किसने घोषित किया था। तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किया कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं और यदि कुल बालिकाएं 900 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, यानी 55% विद्यार्थी हैं तो 45%, यानी 55% लड़कियां हैं तो 45% लड़के हो जाएंगे। ठीक है, और 45% बराबर कितना हो जाएगा 900, और इस प्रकार जो है कुल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा यानी 45% बराबर कुल हो जाएगा 2000, और पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो ये अन्य से भिन्न क्या हो जाएगा, तो अन्य से भिन्न जो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य क्योंकि एक तारा है और बाकी सब जो है पृथ्वी मंगल बुध ये सभी ग्रह हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 0.18 बार किसके बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि 2/11। आप इसको 2 में 11 से भाग देंगे तो आपका जो है बार बार पॉइंट क्या होगा, 2 में 11 से भाग देंगे तो पॉइंट 1818 बराबर आएगा। ठीक है, जैसे 18 में 100 से भाग देंगे तो 0.18 आएगा। ठीक है, लेकिन वो जो है 1818 बरकरार रहेगा, 2 में 11 से भाग करेंगे तो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है तब छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों छोटी संख्या क्या होगी 15। ठीक है, इसको आप ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं, यानी छोटी संख्या जो 15 हो जाएगी और बड़ी संख्या क्या है छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक, यानी कि 15 चौका 60 5 65 हो जाएगा। 65 और 15 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर क्या होगा आपका 15। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है 13 19 8 और 11 29, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है शायद 15 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 31 33 और x का मान क्या होगा दोस्तों, तो x का मान 16 होगा। ठीक है, क्या होगा 16 होगा। जैसे इसमें किया गया है 2 गुना करके और इधर जितना ऐड किया गया है उसमें ऊपर वाले में जैसे 8 दूना 16 होता है, 8 दूना क्या होता है 16, तो इसमें 3 घटा करके 13 लिखा गया है और 8 दूना 16 इसमें 3 ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ 16 दूना 32, यहाँ पे 1 घटाया जाएगा। ठीक है, इसमें 16 दूना 32 और 16 दूना 32 हो जाएगा 33। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 16। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेरी आयु मेरी भाई की आयु से दोगुने से 2 वर्ष कम है, यदि मैं 18 वर्ष का हूँ तो मेरे भाई की आयु क्या है। तो आप इसे निकाल सकते हैं ऑप्शन वाइज भी। यदि मेरी आयु मेरी भाई की आयु से दोगुने से 2 वर्ष कम है तो मेरी आयु क्या होगी 10 वर्ष। क्या होगा 10 वर्ष। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि मेरी आयु 10 वर्ष हो जाएगी और यदि मैं 18 वर्ष का हूँ तो मेरे भाई की आयु कितना होगी, तो इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष। जैसे मान लेते हैं क्या होगा, मेरी भाई की आयु 10 वर्ष और मैं अपने भाई के दोगुना से 2 वर्ष का हूँ, 10 गुना 20 और 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है हवा वायुमंडल, तो हवा से मिलकर वायुमंडल बनता है, उसी प्रकार पानी से क्या होगा महासागर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, चेयर बराबर GLEMV तो टेबल बराबर क्या होगा। यानी कि सब में जो है ये 3 है तो ये 7 हो जा रहा है, यानी कि सब में 4 की बढ़ोतरी हो रहा है। उसी प्रकार 20 4 24 1 4 5 यानी XEFPI आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ADIP यानी कि पहले 3 की बढ़ोतरी हो रहा है। क्या है पहले 3 की बढ़ोतरी, यानी ऐसे 3 4 फिर उसके बाद 4 और उसके बाद फिर क्या होगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 बढ़ रहा है, 7 के बाद फिर क्या बढ़ेगा 9। ठीक, उसी प्रकार 16 9 25, 25 किसका कोड होता है, तो वाई का आंसर आपका सही आंसर होगा वाई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर दर्पण प्रतिबिंब होगा। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब जो होता है यानी कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, यानी कि इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर आकृतियों को चयन करें। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर आकृति चयन करना था। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया है, पहले षष्ठभुज है, उसके बाद पंचभुज हो जा रहा है, उसके बाद यानी चतुर्भुज यानी आयत हो जा रहा है वर्ग, उसके बाद क्या होगा त्रिभुज हो जाएगा। क्या होगा त्रिभुज, यानी एक एक लकीर कम हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था
अगला प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। दोस्तों सही आंसर होगा विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है, वाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो दोस्त ऑप्शन 4 टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांध में संग्रहित जलयुक्त बने बांध में जो है संग्रहित जलयुक्त में कौन सी ऊर्जा होती है, तो क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में प्रकाश को विभाजित करता है। जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में प्रकाश को विभाजित करता है, और सबसे अधिक विभाजन वाला रंग कौन सा है, बैगनी, और सबसे कम क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा क्या होगा, टेस्ला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि देख लेते हैं यहाँ पे, इस 2 प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में जो है अभी हम लोग मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षा ऐसी परीक्षा थी जिसमें ऑप्शनल चूज करना था। जो मित्र जो हैं मैथ बनाना चाहते हैं उनके लिए मैथ का प्रश्न था, और जो बायोलॉजी बनाना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी का प्रश्न था। ठीक है, तो जो प्रश्न छोड़ा जा रहा है वो प्रश्न बायोलॉजी के प्रश्न में उसको अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैथ के प्रश्न के साथ जो संभव है उसे बनाया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सूखी बर्फ क्या होता है। दोस्तों सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि CH3CONH2 किसका उदाहरण है। CH3CONH2 आपका किसका, इसका सही आंसर होगा एमाइड का। किसका उदाहरण है, एमाइड का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उस समीकरण को छाटिए जो, दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। तो जो है एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण जो है कि औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो गैसों की अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके सीधे गैस अनुपातिक होती है, तो इसका सही आंसर होगा T²। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि CaCO3 यानी सॉलिड और उसका CaOS प्लस Ca2G है, तो इसका जो साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा, तो क्या परिवर्तन होगा, तो इसका सही आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस धातुओं की ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे अधिक ज्यादा किस धातु की ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों एक समीकरण कि यदि एक कण एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2 और 3 ले जाने के कार्य क्रमशः W1 W2 W3 है, तो W1 W2 के बीच सही संबंध क्या है। तो W1 W2 W3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 4। ये तीनों बराबर होंगे, W1 इजकल टू W2 इजकल टू W3। अगला प्रकाश का विवर्तन की परिघटना क्या दर्शाती है। तो प्रकाश की विवर्तन की परिघटना जो है क्या दर्शाती है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। तो इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों क्या होगा, औरक्त विकिरण। ऐसे तो गामा किरण की होती है, ठीक है, जिसकी वेधन क्षमता अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, औरक्त विकिरण। उष्मा क्या होती है, तो ठोस के द्वारा जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जो गुप्त ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर की ओर, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न था कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल का प्रतिफल क्या होगा, तो विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, दोनों का कार्य होगा लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा और कार्य का दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, क्या होता है, जूल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि
हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होगा? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है -1 क्या होगा? -1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कब कठोर होता है? तो जब यह CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं से कि 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर आएगा 36, यानी 96 रुपये में 36 बॉल पेन बेचने होंगे। दोस्तों इसका जो है मैथ का वीडियो अगले सेशन में, जो मैथ और बायोलॉजी जितने भी प्रश्न छूटे हैं और बायोलॉजी और मैथ का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो से जो है मैथ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 187 रुपया है और उनका अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 3, तो 3 रुपये हो जाएगा और 50 पैसे का 4 है तो कितना हो जाएगा? 2, और 50 पैसे के 5 है यानी 0.5, यानी कि 0.5। आप इसको 5 जो है 187 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, 187 में आप 5.5 से भाग देंगे तो आपका ऑप्शन ऑप्शन आएगा 34। ठीक है, और 34 इसमें पूछा गया है किसका? तो 50 पैसे का। 50 पैसे का संख्या कितना है? तो अनुपात में 4 है, यानी कि 34 × 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 136, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उतने ही समय में वह धारा के दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है तब नदी का वेग क्या होगा? तो नदी का वेग दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 4A 7 8 बी और 6 का औसत बी का औसत 6 है तो बी का मान ए के पद में क्या होगा? तो बी का मान ए के पद में 11 - ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है? दोस्तों निम्न में सबसे छोटी भिन्न जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो 7/9 क्या होगा? 7/9। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत अंक की गणना 22.5 है और कालांतर में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक त्रुटिपूर्वक 23 के स्थान पर 32 लिखा गया है, तो कक्षा का सही औसत क्या होगा? दोस्तों कक्षा का सही औसत क्या होगा? 22.32। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे kx, तो यहाँ पे पूछा गया था किसका वैल्यू? तो k का मान पूछा गया था। तो दोस्तों k का मान जो है आपका सॉल्व कीजिएगा तो -1, k का मान क्या हो जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया समांतर श्रेणी में कौन सा पद जो है 68 होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है Tn = a + n-1 × d, उसी फॉर्मूला पर आप रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Tn यानी कि आपको 68 दिया गया है, a = आपका 5 दिया गया है और n जो है पूछा जा रहा है n-1 और इंटू डी कितना है? 3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 68 - 2 यानी कि 66 और 66/3 यानी कि 22। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे इसको भाग देने पर क्या शेष आएगा? तो दोस्तों आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल जो है क्या होगा? 2। इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, इसको भागफल आप भाग देकर देख सकते हैं, इसका शेषफल क्या होगा? 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45% निकल है तथा शेष जिंक है, यानी कि और 640 ग्राम मिश्र धातु में जिंक की मात्रा क्या होगी? तो जिंक कितना है? 25%। तो 640 का 25% निकालेंगे तो आपका आएगा 160 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि ए बी तथा तीन समुच्चय इस प्रकार है, ए यूनियन बी बराबर सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो सी माइनस बी बराबर क्या होगा? दोस्तों सी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि क्या होगा? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 12 पी आर बराबर 1320, तो आर का मान
क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आर का मान क्या होगा? तो आर मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक प्रकृत संख्या n के लिए जो है n इंटू एन प्लस थ्री हमेशा क्या होगा? तो प्रत्येक प्रकृत संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस थ्री का मान जो है हमेशा आपका सम आएगा। क्या आएगा? सम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम 50 तथा 4 का गुणक है तो इसकी परिकता क्या होगी? तो इसकी परिकता जो हो जाएगी 2/25। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया था -2 और 8 - 2 4 - 3 ये जो है शीर्ष बिंदु है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों इसका मान क्या होगा? 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पी यानी -3 -14 दिया गया है और क्यू k-5 और इनके बीच की दूरी 9 इकाई है, तब के का मान क्या होगा? तो के का मान दोस्तों क्या होगा? -3 हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया द्विघात समीकरण cx² प्लस bx माइनस प्लस ए बराबर 0 के मूल क्या होगा? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है माइनस माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर -b+- माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा -4ac/2 है। तो इसका सही आंसर होगा -b प्लस माइनस (b²-4ac/2a)। ठीक, 2c। ठीक है, जो है यह प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि समांतर श्रेणी में है तो इसका 10वां पद कौन सा होगा? दोस्तों इसका 10वां पद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 64। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 64। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था अगला प्रश्न पूछा गया था। यह जो है एक पैराग्राफ दिया गया था और इससे संबंधित प्रश्न था कि समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों को बोलबाला कब से स- बोलबाला कब से हो जाता है? तो कब से? जब समाज के सब कर्तव्य परिज्ञान हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आस्था का विलोम क्या होगा? तो आस्था का विलोम अनास्था। क्या होगा? आस्था का विलोम अनास्था, यानी कि ऑप्शन ठीक बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ जाता है? तो मनुष्य का अस्तित्व जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने पर उनका अस्तित्व खतरे में आता है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है? तो जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन सा पंडित का पर्यायवाची है? दोस्तों इसमें पंडित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गुरु, शिक्षक, उपाध्याय और आचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि चीर का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों चीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नवीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो कौन सा इसमें परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा 2 किलो घी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो दोस्त बायोलॉजी का क्वेश्चन हल किए हैं उसका कुछ ही देर में बायोलॉजी के साथ जो प्रश्न छूटा है उन सभी को हल करके लाया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें तथा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह सायंस काल में घूमने जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? भद्दा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सोना, धतूरा और गेहूं प्लास अनेकार्थ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो सोना धतूरा किसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में यूज के साथ कौन सा सफिक्स लगेगा? दोस्तों यूज के साथ कौन सा सफिक्स? तो यूज फुल होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि
ही इज अनेबल टू रीड एंड राइट, जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हो उसे क्या कहते हैं, तो इलिटरेट, क्या कहते हैं, इलिटरेट। ठीक है, जो दोस्तों ये जो है इंग्लिश का प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो जो बायोलॉजी का आएगा उसमें इंग्लिश, बायोलॉजी एवं जो छूटा हुआ 2-4 प्रश्न केमिस्ट्री का है वो सभी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है इंग्लिश के प्रश्न को भी हल कराया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में बन रहे हैं, तब तक के लिए